ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर वक्त हो चला है सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का। देश में पिछले कुछ दिनों से मुगल बादशाह औरंगजेब को लेकर चर्चा का दौर गर्म है। औरंगजेब को लेकर बहस के बीच नागपुर में दंगा भी हो गया और इसी बीच अब यूपी में सैयद सालार मसूद गाजी यानी महमूद गजनवी के भांजे को लेकर नया विवाद शुरू हो गया है। इस विवाद की शुरुआत संभल से हुई, जो पिछले कई महीनों से लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। होली के बाद संभल में सैयद सालार मसूद गाजी की याद में नेजा मेला लगता है, लेकिन इस बार जब आयोजक मेले की इजाजत मांगने के लिए पुलिस के पास पहुंचे तो ये कहते हुए उन्हें मना कर दिया गया कि किसी आक्रांता या लुटेरे की महिमा मंडन की इजाजत नहीं दी जाएगी। इस बात को लेकर मुस्लिम समुदाय में नाराजगी है। बात संभल से होती हुई बहराइच तक जा पहुंची, क्योंकि बहराइच में सैयद सालार मसूद गाजी उर्फ बाले मियां की मजार है। यहां भी हर साल मेला लगता है और उसमें हर समुदाय के लोग पहुंचते हैं, लेकिन अब हिंदू संगठन इस मेले को बंद करने की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम संगठनों का कहना है कि सैयद सालार मसूद गाजी आक्रांता नहीं बल्कि सूफी संत थे। दलील यह भी दी जा रही है कि सोमनाथ मंदिर पर हमले से उनका कोई लेना देना नहीं था। सैयद सालार मसूद गाजी को लेकर चल रहे इस विवाद के बीच आज बहराइच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आक्रांता का महिमामंडन करने का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना है और स्वतंत्र भारत किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता। आज महादंगल में पूछेंगे, सालार मसूद गाजी आक्रांता या फिर सूफी? एक समुदाय का नायक दूसरे का खलनायक क्यों, या एक समुदाय का खलनायक दूसरे समुदाय का नायक क्यों बन जाता है? महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश तक कब्र पर और कितने कलेश, और सवाल यह भी, क्या गड़े मुर्दे उखाड़कर सियासत चमकाने की कोशिश की जा रही है? महादंगल की चर्चा का सिलसिला शुरू करने से पहले ये वार पलटवार सुनिए। लुटेरे की याद में बिल्कुल नेजा नहीं गड़ेगा। याद रखिएगा, अगर गड़ा तो राजद्रोही है आप। किसी भी आक्रांता को महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना, और स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी हर मिली जुली संस्कृति, हर भाईचारे को, ये मेले क्या होते हैं जहां हम सब धर्म जाति के लोगों को मिलते हैं। अगर वो कुंभ की तारीफ कर सकते हैं तो किसी मेले और की तारीफ क्यों नहीं कर सकते? भारत के महापुरुषों को अपमानित करता हो, उन आक्रांताओं का महिमा मंडन करता हो जिन आक्रांताओं ने भारत की सनातन संस्कृति को रौंदने का कार्य किया था, हमारी आस्था पर प्रहार किया था, उसे आज का ये नया भारत स्वीकार करने को कतई तैयार नहीं है। संस्कृति हमारी के मेले होते थे, कार्यक्रम होते थे, आयोजन होते थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर के जो रहते थे, वो भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं आ रहा और ये सब पर्दा डाल रहे हैं। इतिहास जिन्होंने नहीं पढ़ा उन्हें इतिहास पढ़ना चाहिए। इस देश के अंदर चल रही है अंधी दौड़ में सब दौड़ रहे हैं। मेरे मानने से क्या होता है, लाखों लोग हजारों लोग मानते हैं, करोड़ों लोग मानते हैं। दूसरे पक्ष की भावनाओं को भी याद करता है कि यह अब्दुल सलार गाजी के याद में मनाया जाता था, जो कि महमूद गजनवी का भांजा, उसका सेनापति, लुटेरा और हत्यारा था। जो कमेटी थी उसे अवगत कराया गया है। यह अवैध कृत्य न करें और इसकी अनुमति नहीं प्रदान की गई है। कोई अफवाह फैलाने की कोशिश की, गलत पोस्ट डाला तो कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। 2027 की शुरुआत में ही विधानसभा के चुनाव हो जाएंगे, लेकिन उसके ठीक पहले जिस तरह की सियासत कब्रों को लेकर उत्तर प्रदेश में गरमाई हुई है, उसने कई सवालों को जन्म दिया है। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका तारुफ आपसे कराते हुए चर्चा की शुरुआत करेंगे। गौरव भाटिया जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश सिन्हा जी, संघ के विचारक हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज काका जी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ हैं। असीम वकार जी, प्रवक्ता AIMIM के हमारे साथ हैं। अरुण राजभर जी, प्रवक्ता SBSP सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के हैं। और मौलाना अंसार रजा जी, आप अध्यक्ष गरीब नवाज फाउंडेशन के, आप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले गौरव भाटिया जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, अखिलेश यादव का यह कहना है कि जो मिली जुली संस्कृति है उसको खत्म करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया जा रहा है। मेले का मतलब ही है कि सभी धर्म के लोग वहां पर पहुंचाएं, आपस में मिले जुले, लेकिन ये बातें आपको रास नहीं आ रही। क्या है जवाब इस पर, गौरव भाटिया जी?
चित्रा जी, अखिलेश यादव जी ने जो कहा है उस पे आएंगे। वैसे भी अखिलेश यादव जी को कौन आज की डेट में सुन रहा है, क्योंकि जब उन्हें बोलना होता है अबू आजमी पे तो वो बोलते नहीं है। लेकिन आज मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, मुझे एक नागरिक होने के नाते, उत्तर प्रदेश का निवासी होने के नाते और भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्र प्रवक्ता होने के नाते गर्व है योगी आदित्यनाथ जी पे। और गर्व इसलिए है कि जो दृढ़ इच्छा शक्ति योगी आदित्यनाथ जी दिखा रहे हैं, ये दिखाता है किस तरह से मुख्यमंत्री को अगर एक ठोस फैसला लेना है तो उसमें देरी नहीं करनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं क्यों। आप बताइए, अबू आजमी ने जो औरंगजेब को एक महान शासक बताया था, क्या जरूरत थी? ये चिंगारी कौन है? कौन लेके अपने हाथ में मिट्टी का तेल चलता है और दूसरे हाथ में दिया सलाई? ये नमाजवादी पार्टी है। और देखिए, अबू आजमी ने एक बार भी अपने वक्तव्य पे माफी नहीं मांगी। उससे बड़ी बात है, अखिलेश यादव ने कहा ये उनकी अभिव्यक्ति की आजादी है, उन पे कोई कार्रवाई नहीं करी। अब अगर कहीं पे जो लोग आक्रांता थे, क्रूर थे, उनके नाम पे इस तरह से मेला रखा जाएगा तो हमें अपने आदर्श चुनने का हक है या नहीं? अगर सांप्रदायिक दंगे कोई कराना चाहता है, उसे रोकने के लिए अगर आज वर्दी के पास रसूख है कि वो कहती है हम तुम्हें अनुमति नहीं देते, ये तो बहुत अच्छी बात है। वरना चित्रा जी, आप याद करिए, वर्दी का रसूख क्या था? समाजवादी पार्टी की सरकार में आजम खां की भैंसें ढूंढती थी जब महिलाओं के साथ बलात्कार होता था। इसका मैं जवाब ले आजम लूंगी। खां के जूते साफ करवाए जाते थे वर्दी मेला से। तो जब से आपकी सरकार बनी 2017 से यूपी में, तभी से हो रहा है। ये जो बाले मियां का मेला है बहराइच में, वो तभी से हो रहा है। हर धर्म के लोग उसमें पहुंचते हैं। तो अचानक से ऐसा क्या हो गया? क्या आप लोगों को लग रहा है कि नहीं, जो आक्रांता है उनके नाम पर अगर मेले का आयोजन किया जा रहा है तो उस पर रोक लगाना बहुत जरूरी है? देखिए, अगर कोई चीज गलत कभी भी हो रही थी तो ये नहीं कि उसको सुधार करना अब नहीं हो सकता है। मैं आपको उदाहरण देता हूं। छावा एक मूवी आई, उसके बाद जागरूक हो गए सारे लोग और उन्हें लगा औरंगजेब ये जो क्रूर शासक था, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप याद करिए, मोदी जी की सरकार आई तो औरंगजेब रोड जो इन्होंने नाम दिया हुआ था इंडिया गेट पे, उसको बदला गया और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम करा। क्या ये कहा जा सकता है अरे ये तो नाम हो गया तो अब आगे भी रहना चाहिए? नहीं। अगर कोई चीज गलत है या समाज के हित में नहीं है, ऐसे ठोस निर्णय लिए जाने चाहिए जिससे किसी भी वर्ग विशेष की भावनाएं आहत नहीं हो। योगी जी का धन्यवाद, साधुवाद कि उन्होंने कब्र क्यों ढूंढे जा रहे हैं, गड़े मुर्दे क्यों उखाड़े जा रहे हैं। अब तो चुनावों की उल्टी गिनती यूपी में शुरू हो गई है ना, बात और तो कब्र के जरिए सियासत चमकाई जाएगी। गौरव भाटिया जी, मैं कब्र पे हाँ। पहली बात, अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव 2 साल दूर है, तो अगर आप ये कह रही हैं कि 2 साल अब कोई ठोस फैसले, ठोस कदम योगी आदित्यनाथ जी को नहीं लेने चाहिए, तो ये नमाजवादी सरकार में होता होगा। यहाँ पे तो हर दिन हम लोग मेहनत करते हैं, सही फैसले लेते हैं। और दूसरा, जो नमाजवादी पार्टी की मैंने बात करी, 1200 करोड़ रुपए कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल के लिए दे दिए इन्होंने, लेकिन शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए इनके पास बजट नहीं था। और एक अंत में सवाल है, जब से समाजवादी पार्टी की सरकार गई तब से सफाई महोत्सव क्यों नहीं मनाया गया? इसका मतलब सरकारी खजाने से सफाई महोत्सव बनाया जाता था और सरकार जाने पे 1 साल भी अगर हो तो बता दे। मैं जवाब ले लेती हूँ। मनोज काका जी, उन्होंने जो सवाल उठाए हैं उस पर भी जवाब दीजिए। और मनोज काका जी, योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं कि आक्रांता के महिमा मंडल का सीधा सा मतलब है देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना। स्वतंत्र भारत आक्रांताओं के महिमा मंडल को स्वीकार नहीं कर सकता है। तो अगर वो रोक लगा रहे हैं, लग रहा है कि आक्रांता है, उसका महिमा मंडन हो रहा है और उस पर रोक लगाई जानी बेहद जरूरी है, तो इसको लेकर इतनी ज्यादा सियासत क्यों? मनोज काका जी, देखिए चित्रा जी, आपके शुरुआती संदर्भ में कई सारे सवाल पूछे गए। एक तो हमारे साथी ने पूछा कि अखिलेश यादव को सुनता कौन है। अखिलेश यादव को इसी उत्तर प्रदेश में एक अधिवक्ता थे, महान थे, उनको मैं प्रणाम करना चाहूंगा, दिवंगत हो गए, वीरेंद्र भाटिया सुनते थे। और अखिलेश यादव को उनका बेटा गौरव भाटिया, जो कभी सभा में रहता था, दिन रात चाटुकारिता करता था कि कब अखिलेश यादव से मुलाकात हो जाए, कब अखिलेश यादव की नजरें इनायत हो जाए। जो हमारे यहाँ अतिरिक्त अधिवक्ता भी थे सरकार में,
चारण चंपना में पहला नंबर था, वो भी सुनते थे। मनोज काका जी, मुद्दों की आपसे बात है, किस देखिए, पर सवाल पूछा जा रहा है? गाजी पर सवाल है, व्यक्तिगत टिप्पणी करके सर हम लोग बहुत हल्का बना देते हैं। अब किसी दिवंगत व्यक्ति को आप लेकर आएंगे इस चर्चा में, वो ठीक नहीं है ना मनोज काका जी। मुझे इस पर आपत्ति है, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे, मुद्दे पर रहते हैं। बताइए, मुद्दे पर जवाब। हाँ, बोलिए, बिल्कुल मुद्दे पर बोलिए। जो योगी आदित्यनाथ जी जो कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, आपने कहा कि कब्र, आपने सवाल किया कि क्या 1000 साल, 300 साल, 1707 में ही औरंगजेब की मृत्यु हो गई, तब की कब्र बनी हुई है। अगर उन कब्र को उखाड़ने से, अगर कब्रों को समाप्त कर देने से उत्तर प्रदेश के जनमानस में जो 69,000 शिक्षक भर्ती में जो 22,000 दलितों पिछड़ों का है वो हक मिल जाए, जो बनारस में अभी 2 दलित युवाओं की हत्या हुई है, अभी हाथरस में एक प्रोफेसर लगातार बेटियों के साथ बर्बरता कर रहा है, उत्तर प्रदेश के एक उच्च न्यायालय से इस तरह का निर्णय आया है। चूंकि हम लोग कानून के भी विद्यार्थी रहे हैं, जज स्क्रूटनिंग एक्ट भी है, एक उच्च न्यायालय का जो है जज इस तरह का निर्णय दे रहा है कि बेटियों बहनों को छेड़ना, उनके निजी अंग छूना बलात्कार और दुष्कर्म नहीं है। अगर इन सब सारी समस्याओं से निजात मिल जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है उनको धार्मिक उन्मादी बयान औरंगजेब पर, सलार गाजी पर अनवरत इसलिए देते हैं कि वो उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनमानस को और 25 करोड़ घरों से निकले हुए नौजवानों को रोजगार देने के बजाय पेपर लीक दिए हैं। उत्तर प्रदेश में जिन नौजवानों को अखिलेश यादव जी लैपटॉप देते थे, उन नौजवानों को धार्मिक उन्माद भरा माहौल दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जिन किसानों को उनके फसलों का दाम मिलता था, उन किसानों पर लाठियां बरसा रहे हैं। इसलिए वो जानते हैं कि चूंकि वो बुनियादी सवालों पर कोई जवाब नहीं दे सकते हैं। बनारस से, गाजीपुर से लेके गाजियाबाद तक लगातार अपराधियों को सरकार का संरक्षण है। धर्मात्मा निषाद से लेकर के अब उनके मंत्रियों की खूबी सुनिए। उनके मंत्रियों की खूबी यह है कि उनके कैबिनेट में रहने वाले मंत्री ये कहते हैं कि मैंने तो 8-8 दरोगाओं के हाथ पैर तोड़ दिए थे। ये उपलब्धियां हैं योगी आदित्यनाथ की। ऐसे लोगों के बगलगीर हैं। कोई बुनियादी सवाल अगर उत्तर प्रदेश का पत्रकार आपकी तरह कोई पूछ देगा, कुंभ में आज भी लोग अपने लोगों को खोज रहे हैं। आज भी वो बिहार का, आजमगढ़ का, गोरखपुर के तमाम लोग अपने लोगों को खोज रहे हैं। आज भी जो मौत का सर्टिफिकेट है वो मुआवजे पर भारी है। ठीक है, भारी है। ठीक है। अब मैं जवाब ले लेती हूँ। का योगी आदित्यनाथ जी जवाब नहीं दे सकते। ठीक है, इसलिए इस तरह के विषय लाए जा रहे हैं। असीम बकार जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास में जाऊंगी। मैं खत्म कर रहा हूँ। खत्म कीजिए। हम सभी उत्तर प्रदेश के नौजवान ये जानना चाह रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी से कि मेला के संबंध में तो हम लोग विद्यार्थी थे, तब विष्णुकांत शास्त्री उत्तर प्रदेश के गवर्नर होते थे। उनका एक भाषण मुझे याद है। वो कहते थे कि मन मिले तो मेला नहीं, काहे का मेला, सबसे बढ़िया अकेला। तो उत्तर प्रदेश में चूंकि सद्भाव, एकता, बंधुत्व जो हमारे संविधान के प्रस्तावना में, उद्देशिका में कहा गया कि बंधुत्व बढ़ाने वाला कार्य करना सरकार का दायित्व है, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी, सरकार के मुख्यमंत्री जी, बंधुत्व बढ़ाना नहीं चाहते, हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं। बहादुर शाह जफर कौन थे? वीर अब्दुल हमीद गाजीपुर के कौन थे? ये तमाम हमारे लोग हैं जो हिंदू। गौरव भाटिया जी, आप जवाब दे दीजिए। अरुण राजभर जी भी हमारे साथ हैं। उनकी पार्टी लगातार इस मुद्दे को और ज्यादा बड़ा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ठीक है, मैं गौरव भाटिया जी से पहले जवाब ले लेती हूँ, उसके बाद मैं बाकी लोगों के पास आऊंगी। ठीक है सर जी, इसलिए वो चाहते हैं। मनोज काका जी बोल रहे हैं, गौरव भाटिया जी आप लोगों के पास कोई उपलब्धि है नहीं बताने के लिए, इस वजह से गड़े हुए मुर्दे उखाड़ने की कोशिश कर रही है बीजेपी। ठीक है सर, मैं जवाब ले लेती हूँ। बोलिए गौरव जी। देखिए चित्रा जी, आपके शो में आपके सामने व्यक्तिगत टिप्पणी करी गई और ये अक्सर सिखाया जाता है कि जब बड़ों की बातें हो तो बच्चों को कूदना नहीं चाहिए। इनको शायद ये पता नहीं है कि श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी मेरे पिताजी को अपना भाई मानते थे और मेरे पिताजी भी उनको भाई मानते थे। अखिलेश यादव कोई नेता नहीं थे मेरे पिताजी के लिए, पहली बात। दूसरी बात, अखिलेश यादव शब्द थोड़ी है, बीच में ना बोले। मुझे याद बीच में कि आप राष्ट्रीय अपनी बारी में देखिए, जो दिवंगत लोग हो गए हैं उनको व्यक्तिगत तौर पर हम किसी मुद्दे वाली चर्चा में लेकर आए, मुझे लगता है ये ठीक नहीं लगता है। जिस मुद्दे पर चर्चा हो रही है, प्लीज अपनी बारी में। मनोज काका जी, तीसरा सबसे बड़ा राजनीतिक दल, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष को कोई नहीं सुनता। ठीक है मनोज काका जी, आपकी बात हो गई है, अब जवाब सुनने का धैर्य दिखाइए प्लीज। ऐसे तो डिबेट नहीं हो पाएगी। दुनिया में जानता है उनके
के विकास मनोज काका जी, समाजवादी मानवीय राजनीति को अखिलेश यादव जी मानवता के स्तर पर जो विकासात्मक राजनीति का तस्वीर पेश किए हैं, उसी का फीता 11 साल से योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी जी। मनोज काका जी, अगर आप चुप नहीं होंगे तो फिर मुझे आपका ऑडियो डाउन करना पड़ेगा सर, प्लीज। आप डाउन कर दीजिए, आपको पूरी स्वतंत्रता है। आपसे गुजारिश है, प्लीज। आपने सवाल उठाए हैं, जवाब सुनने का धैर्य दिखाइए। गौरव भाटिया जी। देखिए चित्रा जी, जब कोई व्यक्तिगत टिप्पणियां करता है ना, तो उसमें इतना साहस भी होना चाहिए कि दूसरे पक्ष की बात सुने। और अगर हमारी दहाड़ से इनकी पतलून गीली हो जाती है तो पीछे बाथरूम हुआ है। प्लीज, अब गौरव भाटिया जी, आप भी किस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, बताइए। यहाँ पे गवार पत्ती ना दिखा, आपकी इसलिए कर रहा हूं, जो जिस तरह की चर्चा करते हैं उसी तरह से उन्हें जवाब देना आवश्यक हो जाता है। आपने सुना उन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी करी मेरे स्वर्गीय पिताजी के बारे में, मेरे बारे में कह रहे थे। पतलून गीली हो रही थी समाजवादी पार्टी में, इसलिए भग गए सरकार बदलते ही। जितने दिन सरकार, मुझे लग रहा है कि अगर हम दोनों लोग इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हुए चर्चा को करेंगे तो सर हमारे दर्शक इसलिए आप लोगों को सुनने नहीं आए हैं। प्लीज, ये तरीका नहीं हो सकता। राकेश सिन्हा जी भी दिखाई दे रहे हैं, असीम बकार हैं, बाकी लोग भी हैं। उनका हम लोग इतिहास के जिस पन्ने को यहाँ पर खोल कर बैठे हुए हैं उसमें व्यक्तिगत टिप्पणी की कोई जगह ही नहीं होनी चाहिए। प्लीज सर, ऐसे नहीं हो सकता है। गौरव भाटिया जी, आपसे भी निवेदन है, मैंने उनको टोक दिया था ना उनकी बातों पर। मनोज काका जी प्लीज, मनोज काका जी प्लीज, ठीक है, प्लीज मेरी बात मानिए, चर्चा में आगे बढ़ते हैं, वरना मुझे किसी और मेहमान के पास जाएगा। मैं इस तूतू मैं व्यक्तिगत तौर पर नहीं पढ़ना चाहती हूँ। प्लीज गौरव भाटिया जी, आप मुद्दे पर आइए, प्लीज मुद्दे पर। जो सवाल मैंने पूछा उस पर जवाब दीजिए। गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रही है बीजेपी? चित्रा जी, हाँ बोलिए। बिल्कुल चित्रा जी, मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगा, आपके सम्मान में ये जो व्यक्तिगत टिप्पणी करी गई, मैं इसमें अब नहीं पढ़ता हूं, लेकिन कोई बीच में ना बोले और व्यक्तिगत टिप्पणी ना करे। नहीं बोलेंगे। अब मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। सबसे पहले इन्होंने कहा गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, हमने अभी देखा कि नागपुर में क्या हुआ। पुलिसकर्मी जो महिला थी उनकी वर्दी फाड़ के उनके साथ क्या किया गया। हमने देखा तलवारें निकली, हमने देखा पेट्रोल बॉम्ब थे और कार्रवाई हुई और 83 गिरफ्तारी हुई। क्या अखिलेश यादव के मुंह से एक शब्द निकला कि ये गुंडे हैं, मवाली हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्या राहुल गांधी ने एक शब्द बोला? नहीं बोला। चित्रा जी, कहने का तात्पर्य ये है, ये लोग अपना वोट बैंक ढूंढते हैं दंगाइयों में, आतंकियों में। मैं आपको एक चीज बिल्कुल स्पष्टता से बताता हूं, याद करिए, अफजल गुरु की फांसी को इन्होंने न्यायिक हत्या बताया। जब अलकायदा का आतंकी पकड़ा गया लखनऊ के पास, तो अखिलेश यादव ने कहा मुझे वर्दी पर भरोसा नहीं है, और इनका अपना मैनिफेस्टो। अभी ये कह रहे थे मैं विद्यार्थी रहा हूं कानून का, तो जिस कॉलेज में ये विद्यार्थी थे वहां का प्रधानाचार्य मैं हूं। मैं आपको बताता हूं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, इन्होंने कहा हम आतंकियों के मुकदमे वापस लेंगे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इनको फटकार लगाई और कहा आतंकियों के मुकदमे वापस नहीं हो सकते। अब आखिरी बात, औरंगजेब महान था, अबू आजमी को कहने के लिए किसने विवश किया? अखिलेश यादव के इशारे पे किया। और ये वो अबू आजमी है, चित्रा जी आप सुनिए, जिन्होंने कहा मदरसों में राष्ट्रगान नहीं होना चाहिए, राष्ट्र ध्वज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे धर्म के साथ हस्तक्षेप करना है। चलिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जवाब देंगे, लेकिन उसके पहले हमारे साथ संघ विचारक राकेश सिन्हा भी हैं। बाकी लोगों की जल्दी जल्दी टिप्पणी कर लेती हूँ। पहले असीम बकार जी, आपके पास आते हुए, अगर योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि स्वतंत्र भारत आक्रांताओं के महिमा मंडन को स्वीकार नहीं करेगा, तो जो आक्रांता थे उनकी याद में मेले का आयोजन हो रहा है, उस पर रोक लगा रही है सरकार, उस पर प्रशासन रोक लगा रहा है, तो किस बात की दिक्कत है? वो तो आक्रांता थे ना, उनसे क्या लेना देना किसी भी भारतीय का जो मौजूदा वक्त में हिंदुस्तान की संस्कृति को लेकर आगे बढ़ रहा है? नहीं, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं। हिंदुस्तान का एक एक व्यक्ति आक्रांताओं के खिलाफ होना चाहिए, हम तो हैं। लेकिन जब दोहरी मानसिकता आ जाती है कि अगर मुसलमान नाम आएगा तो आक्रांता है, उसी जगह पर, उसी भारत में मुगलों से ज्यादा खतरनाक और जालिम शासन अंग्रेजों का था। आप अंग्रेजों पे बात क्यों नहीं करते? उनके शासन पे बात क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते अंग्रेजों पर बात? पता है आपको क्यों नहीं करते अंग्रेजों की बात? क्योंकि जब अंग्रेजों की हुकूमत की बात आएगी, उनके जालिम हुकूमत के पीरियड की बात आएगी, तो फिर अंग्रेजों के दोस्तों, अंग्रेजों के दलालों, अंग्रेजों के एजेंटों का नाम भी लेना पड़ेगा। इसलिए अंग्रेजों बात नहीं करना चाहते। मैं बहुत साफ बोलता हूं, अगर मैं गलत हूं तो मैं स्वीकार कर लूंगा मैं गलत हूं, लेकिन अगर औरंगजेब के ऊपर यह आरोप है
कि उसने गुरु गोविंद साहिब जी के 2 साहबजादों का कत्ल किया, वो क्रूर था, तो हाँ था क्रूर, मैं मानता हूं इस बात को। लेकिन वहीं अंग्रेजों ने जलियांवाले बाग में उन्हीं गुरु गोविंद सिंह के 1500 निहत्थे और मासूम बच्चों का कत्ल कर दिया। अंग्रेजों पे बात क्यों नहीं होना चाहिए? अंग्रेजों पे फूल चढ़ाने कोई नहीं जाता है ना सर। औरंगजेब पर उन्हीं अंग्रेजों ने भगत सिंह को ओवैसी गए थे, भगत सिंह को गए थे औरंगजेब पर फूल चढ़ाने के लिए। मैडम, औरंगजेब जिंदाबाद के नारे तो नहीं, अंग्रेज जिंदाबाद के नारे तो नहीं लगते हैं इस देश में सर। खुद पे भी तो समझना पड़ेगा ना कि हम क्या कर रहे हैं। तो अंग्रेज मुर्दाबाद के नारे भी तो नहीं लग रहे हैं। हाँ। नहीं अंग्रेज नहीं, आप क्यों अंग्रेजों को बचा रही मैडम? मैं आपसे सवाल नहीं कर रहा हूं। हाँ। ये मेरा सवाल है बीजेपी से, आप अंग्रेजों को पक्ष में क्यों खड़ी हो रही हैं? हाँ। मैंने कहा अंग्रेजों पे बहस क्यों नहीं होना चाहिए, उनके शासनकाल पे बहस क्यों नहीं होना चाहिए? क्या उन्होंने अंग्रेजों ने अंग्रेजों का कोई महिमा मंडन करे तो मैं उस पर बहस कर लूंगी। अभी औरंगजेब का महिमा मंडन किया गया है तो उस पर बहस हो रही है एसएम वकार जी। अब हम तो आज का जो मुद्दा होता है उसी पे बहस करते हैं ना। आज का मुद्दा ये है, अंग्रेजों का महिमा मंडन कोई करे उस पर मैं बहस कर लूंगी। नहीं, मैं उत्तर देता हूं। हाँ, मैं आ रही हूँ आपके पास। बात तो सुनिए। अरे बात सुन लिया गौरव भाई, मैं अपनी बात रख लूं फिर आप बोलिएगा। मैं आपका जवाब बिल्कुल सर झुका के सुनूंगा सर, मेरी बात को आ जाने दीजिए भाई। आपने कहा वक्फ बोर्ड की जमीनें ले लेंगे। आपने कहा वक्फ बोर्ड की जमीनें ले लेंगे। हिंदुस्तान में कोई भी चर्च ऐसा नहीं है जिसके पास 10-20 एकड़ जमीन ना हो। 10-20 एकड़ जमीन। लखनऊ में कुल 6000 की आबादी क्रिश्चियंस की है और कितने चर्च हैं? 30-30 एकड़, 20-20 एकड़ के। आपको पता है उत्तर प्रदेश सरकार का जो हेलीपैड बना हुआ है, वो हेलीपैड पर मुझे जहां इंफॉर्मेशन दी गई है, मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है कि वो बकायदा किराया लेते हैं। अब इसकी जांच कीजिए कितनी सच है। मुसलमानों से तो बहुत नफरत है आपको, लेकिन मेरा सवाल यह है कि भगत सिंह को जिसने फांसी दी, जलियांवाला बाग में जिसने नरसंहार किया, उन पर क्यों नहीं बोलते, उन पर बहस क्यों नहीं होगी? ये तो खुली डिबेट का मुद्दा है। अरे जलियांवाला बाग में जिन अंग्रेजों ने ये क्रूरता की थी उन पर जाकर कोई फूल नहीं चढ़ाते एसएम वकार जी। औरंगजेब पर आपके छोटे वैसी जाकर फूल चढ़ाते हैं, इस वजह से डिबेट होती है। औरंगजेब को कोई अंग्रेजों पर कोई फूल चढ़ाकर देखे, की जाएगी डिबेट, की जाएगी मुखालफत। अरे बड़ी बढ़िया बात की। अब इसकी जवाब सुनिए। बढ़िया ही बात करते हैं। अंग्रेजों पे कोई फूल नहीं चढ़ाता। हाँ। जलियांवाला बाग के कांड के बाद, सुनिए, जलियांवाला बाग के कांड के बाद हिंदुस्तान में कौन सा ग्रुप था जो अंग्रेजों के साथ काम कर रहा था, जो अंग्रेजों की मुखबरी कर रहा था, जो कह रहा था कि भारत आजाद नहीं होना चाहिए? कौन लोग थे जो सुभाष चंद्र बोस की विरोध कर रहे थे? कौन लोग थे भाई? जलियांवाला बाग के बाद इसी हिंदुस्तान में एक गुट ऐसा था जो अंग्रेजों के साथ खड़ा हुआ था। मैं पूछ रहा हूं, बहादुर शाह जफर, मुगलों को आपने कहा, मैं कह रहा हूं क्रूर थे, लेकिन उन क्रूर मुगलों के साथ जो लोग काम कर रहे थे, जो उनकी फौज के सिपाही सलार थे, वो आज किस पार्टी में? ठीक है, मतलब आरएसएस पर इनडायरेक्ट तरीके से राकेश सिन्हा जी निशाना साध रहे हैं वो। जिन्होंने मैं जवाब ले लेती हूँ। मुगलों के नाम में मुसलमान है, इस वजह से आप लोगों को सूट कर जाता है राकेश सिन्हा जी। और आप लोग अंग्रेजों पर कोई बातचीत नहीं करते, उनका भी तो अत्याचार था। उन्होंने जो सवाल उठाए, जवाब दीजिए इस पर। मित्रा जी, आपका डिबेट बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये बहुत महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग बोल रहे हैं। बकार साहब ने एक सवाल उठाया, उसको मैं 10 सेकंड में जवाब दे रहा हूँ। जनरल डायर जो जालियांवाला कांड का सबसे खलनायक था, बड़ा खलनायक था, वो भारत का सबसे नफरत किया जाने वाला व्यक्ति है। किसी इतिहासकार ने, चाहे वामपंथी हो, दक्षिणपंथी हो, राष्ट्रवादी हो, जनरल डायर की प्रशंसा में एक शब्द नहीं लिखा। जनरल डायर को हमने हमेशा कंडेम किया। और 100 साल जब पूरा हुआ, नरेंद्र मोदी जी की सरकार रही है 2020 में, तब हमने जालियांवाला कांड पर ब्रिटिश साम्राज्य के लोगों को बाध्य कर दिया कि वहां जाकर माफी मांगे और उनको फूल चढ़ाएं जिनको जो शहीद हुआ। अब मैं आता हूं मूल विषय पर। देखिए, मूल विषय क्या है? मूल विषय हिंदू मुस्लिम नहीं है। मूल विषय भारत की स्व चेतना, उस पर आक्रांता का है। मैं वाजपेयी जी की 4 पंक्ति की कविता पढ़ दे रहा हूं, उसमें सारा निष्कर्ष दिया हुआ है। वाजपेयी जी को तो बकार साहब मानते ही होंगे। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया, कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिदें तोड़ी, भूभाग नहीं सशक्त मानव के हृदय जीतने का निश्चय,
हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। मैं जो कहना चाहता हूँ, एक शासक का नाम बताइए। देखिए, शासन के दौरान बहुत सी गलतियां होती हैं, मैं मानता हूँ अपने संदर्भ में गलतियां होती हैं, उस परिस्थितियों में गलतियां होती हैं, लेकिन एक ऐसे राजा का नाम बताइए जिसने भारत में सैकड़ों साल में राज करते हुए किसी दूसरे धर्मावलंबी पर अत्याचार किया। पारसी आए थे सांजन पोर्ट पर गुजरात में, तो वहां के राजा ने, गुजरात के राजा ने कहा कि हमारे पास जगह नहीं है, वो एक गिलास दूध भेज दिया, तो उन्होंने उसे चीनी मिलाकर भेज दिया कि हम दूध में चीनी की तरह मिल जाएंगे। आज पारसी का अस्तित्व भी है और पारसी समाज में मिला हुआ भी है। कभी भी हिंदुस्तान के इतिहास में हिंदू बनाम पारसी नहीं हुआ, हिंदू बनाम यहूदी नहीं हुआ है। तो मैं बकार साहब से पूछना चाहता हूं कि प्रश्न औरंगजेब का नहीं, गजनी गौरी का नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी जी अफगानिस्तान गए, चूंकि भारत के इतिहासकारों ने गजनी का इतना इतिहास में महिमा मंडन किया, गजनी के बारे में बहुत सकारात्मक भी चीजें लिख दी, तो वाजपेयी जी की इच्छा हुई कि विदेश मंत्री के रूप में कि मैं जाके गजनी के टॉम को देखूं। तो किसी को पता ही नहीं था अफगानिस्तान में भारत में कौन लोग गजनी, गौरी, औरंगजेब को महिमा मंडन करना चाहते हैं। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कल साफ कहा औरंगजेब की कोई प्रासंगिकता नहीं है। प्रासंगिकता तब आ जाती है जब वामपंथी इतिहासकार उसके भाइयों की हत्या, पिता का कारावास और हत्या, उसकी अपनी पत्नी, अपनी बेटी और बेटे की हत्या के साथ दारा सिको, जो गंगा जमुनी संस्कृति की मनोज काका जी अच्छा बोलते हैं, मनोज काका जी ने गंगा जमुनी संस्कृति की, मिली जुली संस्कृति की बात की। मनोज काका जी इस शब्द की रचना, इस अवधारणा की रचना, इस नैरेटिव की रचना सबसे पहले दारा सिको ने किया था। द मीटिंग ऑफ द टू ओशंस बोलने का समुद्र संगम करके उसने किताब लिखी थी, सुन लीजिए। उसने गंगा जमुनी संस्कृति की बात की थी। दारा से पहले भी चित्रा जी आपके डिबेट में मैंने बोला था कि 52 उपनिषद का अनुवाद किया था, वो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम था। बकार साहब कितने प्रैक्टिसिंग नहीं है, लेकिन वो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम था। मौलाना साहब रजा जी बैठे हुए हैं, हमारे अच्छे मित्र हैं, और बताया कि उसने 52 उपनिषद का अनुवाद किया, और इस पर क्या गुनाह कर दिया। यही तो गंगा जमुनी संस्कृति थी। और इसके आधार पर आपने दारा से आज एक बताइए, आज यहाँ बकार साहब या बाकी लोग लिव सर्विसेज के लिए नहीं, साफ तौर पर कहें कि दारा सिको हमारा अपना है, भारत का है, और जेब हमारा नहीं है। सिर्फ जन्म से नहीं होता है, जन्म तो कंस का भी हुआ, बिल्कुल, जन्म तो रावण का भी हुआ, बिल्कुल, लेकिन रावण और कंस को हम ऑन नहीं करते। अरे लेकिन रावण का मंदिर तो ग्रेटर नोएडा में बना के रखा है ना राकेश सिन्हा जी। अब ये तो सच बात है, आप रावण को मानिए ना मानिए, ये ग्रेटर नोएडा में जहां पर हमारा स्टूडियो थोड़ी दूरी पर वो उसका रावण का मंदिर भी है, उसी तरह से औरंगजेब की वहां पर कब्र है। वो जो जिस बहराइच की बात हो रही है, बाले मेला का मियाँ, मैं गोरखपुर की रहने वाली हूँ, गोरखपुर से बहुत बड़ी तादाद में हिंदू भी जाते थे बाले मियाँ के मेले में शरीक होने के लिए। जी देखिए, सिर्फ समस्या मैं जवाब आ रही हूँ बकार साहब, दो लोग और हैं, उनकी बात खत्म हो जाए। हम एक दूसरे को पराजित करने के लिए डिबेट नहीं करते, हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए डिबेट करते हैं। बिल्कुल। तो चित्रा जी, जो मैं कहना चाहता हूं कि आक्रांताओं के साथ सहानुभूति रखना, उनके प्रति सहिष्णु बनना, जो लोग गंगा जमुनी संस्कृति जिसके सबसे बड़े पैरोकार आप लोग हैं, उनको इतिहास की पुस्तकों में दफना देना, दारा सिको को दफना दिया गया इतिहास की पुस्तकों में, जो उसकी गुनाह थी कि वो मेल जोल की बात करता था, उसकी गुनाह थी कि भारत की संस्कृति और स्वत्व को पहचानता था, अपनाता था, इसके कारण उसका इस्लाम खंडित नहीं होता था। ठीक है, इसलिए मेरा सवाल है कि इस अरुण राजभर जी, मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ, मौलाना अंसार रजा जी, मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ, असीम वकार जी इस पर जवाब देना चाह रहे हैं, 2 लाइन में जल्दी से सर। वकार साहब। देखिए, राकेश सिन्हा जी ने बहुत बढ़िया हिस्ट्री बताई, लेकिन अपने ढंग से। महाराणा प्रताप सिसोदिया राजवंश के राजा थे। महाराणा प्रताप की जंग हुई मान सिंह से, तो सिसोदिया राजवंश के महाराणा प्रताप के वंशज मनीष सिसोदिया जेल जाएंगे और मान सिंह के वंशज को आप बनाएंगे डिप्टी सीएम। शिवाजी महाराज को गिरफ्तार करके जय सिंह मुगल दरबार में पेश करेंगे। शिवसेना के नाम पर उद्धव ठाकरे की पार्टी को तहस नहस कर देंगे आप, उद्धव ठाकरे की पार्टी को तहस नहस कर देंगे आप, और जय सिंह के वंशजों को आप डिप्टी सीएम बनाएंगे। ये बात समझ में नहीं आ रही है, इसका जवाब दीजिए। उद्धव ठाकरे की पार्टी से कब से इतना प्यार हो गया? औरंगजेब को लेकर अगर राजनीतिक तौर पर टिप्पणी सबसे पहले किसी व्यक्ति ने की थी, बाला साहब ठाकरे थे। वो बाला साहब ठाकरे थे।
औरंगजेब का मुद्दा मैडम, मैं राजनीतिक जो कह तौर पर रहा बाला साहब ठाकरे मैं ने कह सबसे रहा पहले हूं, उठाया था शिवसेना- महाराष्ट्र में। अभी सूट कर रही है। मैडम, अब शिवसेना से बात कोई तो है नहीं मेरे सुनिए पास, मेरी। वरना मैं मैं जरूर बहुत जाती छोटा हूँ उनके आदमी हूँ, पास। मेरी आवाज बहुत धीमी है, तो आप- मेरी आवाज मैं आ जाने दिया कीजिए आपकी प्लीज। आवाज बहुत मैं तो अच्छी ये है, कह रहा धीमी नहीं है, हूँ बहुत कि तेज है, राजा सरकारों को जय चुभती सिंह भी है। जिन्होंने शिवाजी महाराज को फंसा के गिरफ्तार कराया, ठीक है मैडम मेरी बात तो हो जाने दीजिए, वरना लोग पब्लिक तक पहुंचती नहीं है। मैं कह रहा हूँ राजा जय सिंह जिन्होंने शिवाजी महाराज को गिरफ्तार करवाया, उनके वंशजों को आप डिप्टी सीएम बनाएंगे। देशभक्त आप हैं। चले एक बार फिर से लौट आते हैं सालार मसूद गाजी, जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है। हमने बहुत चर्चा कर ली है औरंगजेब को लेकर, उसके संदर्भ को लेकर, छावा मूवी को लेकर। अरुण राजभर जी के पास जाते हुए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से आप हैं, मौलाना अंसार रजा जी, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आऊंगी। अब राजभर साहब, आप लोगों को भी अभी याद आया है ना, चुनाव अब 1.5 साल के बाद होने हैं, तो लपक लो जितना मुद्दा इतने दिनों से सरकार में है, दोनों ही तरफ रहे हैं, कभी नहीं सुना आप लोगों को इस मुद्दे को लाते हुए कि ये गाजी की जो कब्र है उसको हटाया जाए, या वहां पर मेले का आयोजन नहीं किया जाए, या वहां पर लोग क्यों जाते हैं। अभी आप लोगों को क्यों याद आ रहा है इतना ज्यादा? देखिए चित्रा जी, बात तो बहुत सही आपने कहा कि 27 अक्टूबर सन 2002 से याद दिलाई जा रही है, और ये हजारों साल पुरानी घटना को हम बार बार जनता के बीच में जीवित करने का काम कर रहे हैं। यहाँ आपके बीच में 70 साल हमको हार पर जय जयकार दिखाया गया, हार पर किसी की पराजय हो जाए तो हमारा जय जयकार करा रहे थे कि ये हार गए हैं, इनका जय जयकार करिए। जो जीत गया उसकी जय जयकार नहीं 70 साल तक हुई। महाराजा सुहेलदेव राजभर सैयद सलार मसूद गाजी को हराया, धाराशाही किया, उनकी जय जयकार हो रही है। लेकिन जिसने हराया अखिलेश यादव जी, उसकी जय जयकार नहीं करना चाहते हैं। बात इसी बात की 11वीं सदी की घटना आज से नहीं चर्चा हो रही है। जिन इतिहासकारों ने हमारे इतिहास को दबाया, उसको उठाने का प्रयास भारतीय समाज पार्टी ने किया, और उसको उठा करके देश के सामने हमने रखा कि जो कुरीति पुरानी चली आ रही है, अगर विदेशी काबुल से चल करके आया, आक्रांता हमारे भारत के मंदिरों को तोड़ते हुए बहराइच तक गया, तमाम राजा धाराशाही हो गए, बहुत सारे राजा उनके सामने शरणम गच्छामि कर दिए, लेकिन महाराजा सुहेलदेव राजभर उनको नेस्तनाबूद करके, वो तो अयोध्या लूटने जा रहा था। क्या लुटेरों को कभी हम देशभक्त कह सकते हैं? क्या हत्यारों को हम कभी देशभक्त कह सकते हैं? अगर जो लोग कह रहे हैं देशभक्त, वो तो कसाब को भी देशभक्त कह सकते हैं, वो तो लश्कर ए तैयबा को भी देशभक्त कह सकते हैं, वो तो कसाब के मजार पर चादर चढ़ा लेंगे तो कहेंगे कि नहीं हम इनको तो हम देशभक्त मानेंगे। कभी औरंगजेब हमारा देशभक्त हो सकता है? क्या कभी अकबर हमारे देशभक्त हो सकते हैं? हाँ, उनके देशभक्त हो सकते हैं जी, जो उनको मान रहे हैं। लेकिन अगर 70 साल तक ये लोग गलती किए हैं तो क्या हम उसको उस गलती को दोहराएंगे? हम उसको सुधार नहीं करेंगे ताकि आने वाली पीढ़ी ये कहे ये 18 साल की उम्र में बहराइच में सैयद सालार मसूद गाजी की मौत हुई थी, 18 साल का ही था वो, ठीक है, और राजा सुहेलदेव ने 1034 में युद्ध में उसको हरा दिया था, ठीक है। अब 1000 साल के बाद अचानक से आप लोगों की भी पार्टी तो इतने समय से है ना, अचानक से वो याद आ गया और फिर अब उसके मेले पर रोक लगा दो, इसलिए ये सवाल पूछा जा रहा है कि ये जो बहता औरंगजेब है उसी में हाथ धोते चले सारे लोग। असल में बात ये है कि जब देश में चित्रा जी नहीं, जब इस बात को समझिए कि जब देश में जब मुद्दा सामने आया, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और भारतीय समाज पार्टी आज से नहीं 22 साल से आवाज उठा रही है। भले आपके चैनल पर ना दिख रहा हो, लेकिन गांव गांव सुहेलदेव चर्चा होती है, और इस सुहेलदेव चर्चा में यही बात बताई जाती है कि जो विदेशी आक्रांता हमारे सनातन संस्कृति को, हमारी विरासत को, हमारे राजाओं को महिमा मंडन को दबाने का प्रयास किया है, उसको हम देश के सामने रखेंगे। अगर संभल में मजार पर लोग मेला लगाते हैं, नेमा के नाम पे मेला लगाते हैं, हम तो कह रहे हैं कि इस भारत के अब्दुल कलाम रहे, अब्दुल कलाम के बारे में क्यों नहीं चर्चा करते हैं? वीर अब्दुल हमीद के नाम पर क्यों नहीं चर्चा करते हैं? ये तो इस देश के हैं, लेकिन ये मुसलमान जो है, अभी ओकार साहब बैठे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता, ये अपने पे ले लेते हैं। क्या सैयद सलार मसूद इनके रिश्तेदार थे, या इनके दामाद थे, या इनके चाचा थे, इनके भतीजे थे? लेकिन महाराजा सुहेलदेव हमारे रिश्तेदार थे, हम उनके वंशज हैं, ये हम दावे के साथ कह सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रमाण है। पूरे हिंदुस्तान के लिए उसको जानते हैं कि जो सोमनाथ मंदिर पर प्रहार किया था, उसको बचाने के लिए महाराजा सुहेलदेव राजभर की सेना कौशल के राजा थे। क्या आपने कभी बताया कि ये कौशल के राजा थे? क्या कभी आपने बताया कि अयोध्या लूटने के लिए आया था तो किसने बचाया था? अगर सैयद सलार की मसूद की गाजी की चर्चा होती है तो क्या सुहेलदेव की चर्चा आपने कभी सुना था? अगर भारतीय समाज पार्टी नहीं बनी होती तो मुझे लगता है कि सुहेलदेव को कोई जन्म नहीं करता, क्योंकि वो देश के एकता के नायक थे, देश को रक्षा किए थे, देश की सुरक्षा किए थे। ये तो बहन बेटियों पर अत्याचार करते थे, जिनका महिमा मंडन कर रहे हैं औरंगजेब की।
जो ये सैयद सलाम मसूद की महिमा मंडन कर रहे हैं, ये तो वो अत्याचारी थे, ये दुराचारी थे। क्या ये दुराचारियों के साथ देश खड़ा हो सकता है? ठीक है, अत्याचारियों के साथ देश खड़ा हो सकता है? मौलाना अंसार रजा जी के साथ देश खड़ा हो सकता है? बहुत देर से हमारे साथ हैं, उनकी एक भी टिप्पणी नहीं हो पाई है, जल्दी से हटा करके। ठीक है, महाराजा सुहेलदेव राजभर का मंदिर बनना चाहिए। तो वही जगह क्यों चाहिए आपको? जहां मजार या कब्र है वहीं पर क्यों आपको मंदिर बनाना है? आपको मंदिर के लिए जगह कम पड़ रही है क्या अरुण राजभर जी? आज से नहीं, हम तो गाँव में करेंगे। अरे जहाँ पर बहराइच में उसकी मौत हुई थी वहां पर मजार उसकी बना दी गई, आपको वहीं पर मंदिर क्यों चाहिए? ये सवाल पूछा जा रहा है ना। मजार हटा करके महाराजा सुहेलदेव जी के मंदिर पर विजय दिवस मनाया जाएगा। हाँ, और दूसरा पक्ष मना करेगा, फिर माहौल खराब नहीं होगा? महाराजा सुहेलदेव राजभर का दूसरा पक्ष मना करेगा, फिर हमारे मना कैसे करेगा? हम फर्जी लोगों का महिमा मंडन करेंगे, हम फर्जी लोगों का महिमा मंडन करेंगे। वो आज से तो हो नहीं रहा है ना, वो तो सैकड़ों सालों से चला आ रहा है। जिन्होंने देश को लूटने के आया, हम उनका महिमा मंडन करेंगे। आज से तो हो नहीं रहा है। अगर वो गलती चली आ रही तो हम सुधारेंगे नहीं। बोलिए मौलाना साहब, रजा साहब, वो कह रहे हैं अगर किसी ने गलती की है उसको सुधारने का काम कर रहे हैं हम लोग मिलकर, क्या बुराई है अगर वो सुधार रहे हैं तो? आक्रांताओं के साथ कैसा रिश्ता जोड़ना? रजा साहब, सॉरी मैं आपके पास बहुत देर से आ रही हूँ। कोई बात नहीं चित्रा जी, आपने बुलाया था, हम बहुत दिनों के बाद आपके चैनल से जुड़े थे, मुझे नहीं पता था कि आधा घंटे तक हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। खैर कोई बात नहीं, आपकी मेहरबानी, कम से कम आपने हमें याद रखा। देखिए, लफ्फ़ाज़ी का तो कोई जवाब है नहीं चित्रा जी। अभी जो राजभर साहब बोल रहे थे कि जो गलतियां हुई हैं उनको हमने सुधारने की कोशिश की है, तो इनके पापा ने भी एक गलती की थी, उसको भी सुधार लिया है इन्होंने। योगी आदित्यनाथ को गाली देके, मोदी को गाली देके, वो भी सुधार लिया है। कोई बात नहीं, विचारधारा की बात है, पता नहीं कब बदल जाए। अभी हो सकता है चुनाव के बाद फिर विचारधारा बदल जाए। बहरहाल मैं उधर जाना नहीं चाहता, मैं आऊँगा गौरव भाटिया जी के पास। गौरव भाटिया जी बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं, और बीजेपी तो खैर कहना ही क्या है, पूरे मुल्क में राज कर रही है। लेकिन एक बात ज़रूर मुझे कहनी है आज आपके चैनल के माध्यम से, कि देशवासियों एक बात याद रखना, ये बीजेपी पहले लाशों पर राजनीति करती थी, अब कब्रों पर राजनीति कर रही है। 500 साल पुराना, 1000 साल पुरानी कब्रें खोद रही है। अरे खोदो, कौन रोक रहा है? लेकिन एक बात याद रखना, सालार मसूद गाजी को जो क्रूरता से जोड़ा जा रहा है ना, उनको पता ही नहीं है कि उन्होंने इस देश के लिए क्या किया है। वो क्या थे? जंगें सब में हुई हैं क्या? महाभारत में जंग नहीं हुई क्या? रामायण में जंग नहीं हुई क्या? उसमें मुसलमान थे क्या? आज रावण का मंदिर बना हुआ है नोएडा में। अगर गौरव भाटिया की हिम्मत हो तो जाके फावड़ा चला के दिखा दे तो हम बहादुर समझे। एक मिनट सर। और एक आदमी रावण नाम का, कोई दूसरे राम के मुकाबले में रावण नाम नहीं रखता, लेकिन एक आदमी राम नाम का पार्लियामेंट, रावण नाम का पार्लियामेंट में बैठा है, उसके साथ बैठ के ये चाय पीते हैं और यहाँ आकर के हिंदू मुसलमान करते हैं। अरे कब तक राज? हम तो गौरव भाटिया जी से हाथ जोड़ के इल्तिजा करते हैं कि भाटिया जी, अभी योगी आदित्यनाथ का महिमा मंडन आप कर रहे थे, मैं चैलेंज करता हूं, 5 काम दिखा दीजिए योगी आदित्यनाथ के जो उन्होंने उत्तर प्रदेश की भलाई के लिए या हिंदुओं के भलाई के लिए किया हो, सिवाय हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद और भारत पाकिस्तान के। मैं चैलेंज करता हूं, अगर है तो गिनाइए और नहीं है तो फिर आपकी मर्जी है, जैसा चाहे लफ्फाजी कीजिए, उसमें आप माहिर हैं, चूंकि वकील हैं, आप बोलना जानते हैं और इस पर बहस नहीं होती है कि साहब क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में। डीसीपी के घर में आग लगाई जा रही है। सर एक मिनट, डीसीपी के घर में आग लगाई जा रही है, पुलिस वाले मंत्री के 2-2 भांजी आपस में काटम काट कर रहे हैं, उस पर बहस नहीं हो रही। बहस हो रही है सालार मसूद गाजी 1000 पहले आया था, वो क्रूर था। अरे बड़े कमाल की बात है साहब। तो फिर जाओ रावण का जो मंदिर बना हुआ है गाजियाबाद में, अगर हिम्मत है भाजपा में तो जाके खोद के दिखाओ। और दूसरी चीज, बस आखिरी बात गाजियाबाद में नहीं है। हाँ। सर आखिरी बात हाँ। सर जो भी वो सॉरी नोएडा में सॉरी निकल गया मेरे बोल लीजिए। दूसरा, अगर मुसलमानों से इतनी नफरत है भाटिया साहब, अगर मुसलमानों से इतनी नफरत है तो जो 7-8 जगह से ना, 7-8 इस्लामी मुल्कों से, मुसलमानों के मुल्कों से मोदी जी को सर्वोत्तम जो पुरस्कार मिला है,
मोदी जी से कहिए लात मार दें उन पुरस्कारों अरे को, मोदी वह जी ले की जाओ योग्यता जो पर मिल मुसलमानों रहा को है ना दिया हुआ उनको है। अवार्ड। हमें नफरत है मुसलमानों से। उस पर भी नफरती भाषा बोलेंगे आप। चलिए हाँ? आप अब उनकी तो योग्यता पे मिल रहा है ना उनको अवार्ड, भाषा है दूसरे ये? मुल्क दे रहे हैं, क्या आपको नफरती बड़ी भाषा है दिक्कत ये? है, बड़ी दिक्कत हो किस गई, बात मोदी का? को अवार्ड क्यों मिल रहा है? गजब ही आप हमें लोग। नहीं है दिक्कत मोदी इनको को नहीं, देश मुसलमानों को से। अवार्ड मिलता है मोदी जी के रूप में। देश का दिक्कत इन्हें है प्रतिनिधित्व मुसलमानों करते हैं से। दूसरे देश में अब मौलाना जाकर, जी की अवार्ड बात लेने में पर भी क्या बड़ी उत्तर दिक्कत दे है। देता मौलाना हूं। मौलाना भाई सुनिए, ठीक है, गौरव भाटिया जी मौलाना जवाब दीजिए। अच्छा, देश वो का- कह रहे हैं काम गिनाने के लिए है देश नहीं, का ये हिंदू मुसलमान प्रतिनिधित्व कब्रों को करते उखाड़ रहे हैं हैं। आप लोग। हाँ, गौरव चलिए। भाटिया जी बोलिए। हम कह रहे गिना देना 5 काम, ये हाँ, 5 पूछ काम लीजिए। गिना दे हिंदुओं की करके भलाई हम के लिए, बात को मुसलमानों को पूछ छोड़ दीजिए। पूछ लिया। 5 काम मैं हिंदुओं गिना- की भलाई के लिए गिना दे। मैं अभी गिनाता हूं, अभी गिनाता हूं। सबसे पहले अर्ज कर रहा हूं, मौलाना अंसार रजा बिल्कुल बुरा न माने, अर्ज किया है जाके ये कह दे कोई शोलों से चिंगारी से, जाके ये कह दे कोई शोलों से चिंगारी से, फूल इस बार खिले हैं बड़ी तैयारी से। और जब फूल खिल रहे हैं तो इनको दर्द हो रहा है कि उत्तर प्रदेश आगे कैसे बढ़ रहा है। मौलाना साहब, सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी को 7-8 मुल्कों ने, जो कि इस्लामिक देश हैं, सब सर्वोच्च जो नागरिक सम्मान है वो दिया है। अब आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मौलाना साहब आपने दिया हो। अरे एक मुल्क अगर मोदी जी को ये मानता है कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान देना है, और पूरे विश्व में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है, सिर्फ नरेंद्र मोदी जी हैं जिनको 22 मुल्कों से सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है, तो कृपया करके इसमें हिंदू मुस्लिम ना लाए। दूसरी बात देखिए, मोदी जी हो, योगी जी हो, कैसे हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, जैन, बौद्ध सबका ध्यान रखते हैं, मैं आपको बताता हूं। फिर वहां से लौट के आते ही साथ मंगलसूत्र कब्रिस्तान क्यों होता है भाई? बीच में ना, फिर वहां ये से गलत लौट बात के है आते मौलाना हैं, भाई, ये कब्रिस्तान में गलत। मंगलसूत्र क्यों होता है? मौलाना भाई अब आप फिर चीटिंग कर रहे हैं। अंसार रजा साहब जवाब सुन लेते हैं। अब आप आपने सवाल चीटिंग- पूछे अब हैं, मैं जवाब उत्तर सुन दे लेते हैं। रहा जब आप बोल रहे थे वो शांति से सुन रहे थे। अब ये गलत बात है कि नहीं? सर हम बीजेपी के लोग नहीं है जो चीटिंग करें। मौलाना साहब बीजेपी का है, पहले ये सर। समझिए, हम चीटिंग नहीं करते। आप जी समझाइए। अच्छा, चीटिंग करने के लिए तो पढ़ा लिखा होना जरूरी है। अच्छा ठीक है, चलिए, बीच में टोक रहे थे तो हमने भी कहा थोड़ा सा हंसा दिया। अच्छा। सुनिए मौलाना साहब, बहुत आपने अच्छे। बहुत गलत बात बोली है। बहुत अच्छे। गौरव अब भाटिया सुनिए। वकील है, इसलिए चीटिंग करने का ये देखिए, अधिकार है चित्तौड़ उनको। जी ऐसे पढ़ा कोई लिखा कैसे आदमी चर्चा चीटिंग करेगा, करता है, बताइए। मतलब पढ़े लोगों गौरव को जो भाटिया जी, जूता आपने तो आपने गलत मारा बात है, बोल दी ना। पढ़े चीटिंग लिखों को जो पढ़ा जूता लिखा आपने होना मारा जरूरी नहीं है। है अरे भाई। मान गए जो भाटिया पढ़ा साहब। लिखा नहीं होगा चीटिंग मान वो गए, करता पढ़ा है। लिखा चीटिंग ठीक है, करता है। चलिए अब मुद्दे ऐसे पर कोई आते हैं। चर्चा कैसे करेगा? मुद्दे पर अरे देखिए, कमाल कर सुनिए। दिए भाटिया साहब। हाँ चलिए, मुद्दे पर। अरे चिल्लाइए बाप रे, मत। प्रोफेसर मौलाना साहब, भाई, राकेश सिन्हा चिल्लाओ साहब मत, प्रोफेसर छाती है पर अरे चीटिंग अब चढ़े। करते जवाब हैं। ले मौलाना भाई, लेते अब तो हैं, जाते जवाब हैं ले दो लेते हैं। राकेश सिन्हा साहब प्रोफेसर पांच है। काम गिनाइए, 5 काम गिनाइए। राकेश सिन्हा साहब पढ़े सुनिए। लिखे आदमी चीटिंग करते हैं। 5 काम गिनाइए। हाँ हाँ, 5 काम मिलाइए सर, पढ़े अब लिखे एक आदमी। मिनट, मैं अपनी बात रख लूं। हाँ 5 काम, हाँ मैं गिनवाता हूं। देखिए 5 काम पहले आप गिन लीजिए तो अच्छा रहेगा। सबसे पहले कानून व्यवस्था किस तरह से बेहतर हुई है हम सब जानते हैं। जितने संज्ञेय जो गंभीर अपराध थे डीसीपी उनमें के घर कमी में आई आग है। लग गई। दूसरी आगे बात, चलो। गन्ना किसानों का 36,000 करोड़ रुपए बीच में नहीं बोल रहे। चित्रा जी ये रात में देखिए लड़कियों को जला दिया क्या गया। तरीका आगे है। चलो। अंसार रजा साहब, आप आपने सवाल एंकर, आप पूछे तय हैं। कर अगर आप लीजिए। जवाब से नहीं दबा सुनेंगे दी सर गई। कैसे आगे चलेगा? चलो। बाकी लोग भी इंतजार में रह जाएंगे ना विंडो में। सर आपने नहीं, सवाल जवाब पूछा चाहते है, नहीं उसको है, आप जवाब ले चलिए। लेती हूँ। जिस भाषा में वो या तो जवाब- आपने सवाल सवाल कर रहे पूछा हैं, नहीं उसी होता, भाषा में हम जवाब आपने देंगे। सीधे आपने बीजेपी से सवाल रात पूछा है के तो मुझे अंधेरे में जवाब लड़की देना को पड़ेगा जला ना। दिया अंसार गया। रजा साहब प्लीज। ये कानून व्यवस्था है। ठीक है, डीसीपी के घर में आग लगा दी ये गई, आप कानून गिना चुके व्यवस्था हैं, है। जवाब सुन लेते हैं ना। डीसीपी के घर में ठीक आग है लगा दी ये गई। सर, ये आप ठीक छठवीं बार ये बोल रहे हैं, इसी डिबेट में लाशों 6वीं को- बार बोल रहे हैं। लाशों पर Please, sir। राजनीति हो रही है, कानून ठीक है, व्यवस्था अब मैं है। जवाब ले लेती हूँ वरना आप ही बोलते रह अब बताइए, जाएंगे। आगे बोलिए, बोलिए, आगे बोलिए बोलिए सर, गौरव भाटिया जी। आगे बोलिए, आगे बोलिए सर। चित्रा जी देखिए, सबसे पहले एक बात बोलूं, यहाँ ये हमारे हेडमास्टर नहीं है, बल्कि ये तो इस लायक भी नहीं है कि स्टूडेंट बनाया जाए हमारी क्लास में। आगे बोलिए, क्या बदतमीजी है भाई? अब व्यक्तिगत आपने सवाल पूछा, मैं उत्तर दे रहा सर, हूं। हमें चीटिंग आगे करना बोलिए, भी आगे नहीं है, बोलिए। सर। नहीं बोलेंगे, जाओ। सर, हम नहीं चीटिंग बोलेंगे, करने जाओ। वालों के साथ अब मैं वो स्टूडेंट नहीं बोलूंगा, बनते। अब मैं वो बोलूंगा जो मुझे बोलना भाटिया है। जी, चित्रा जी भाटिया सुनिए, जी, हम चीटिंग वालों के चित्रा जी, स्टूडेंट नहीं please। बनते। अंसार रजा की आप आवाज चीटिंग धीमी कर करते चित्रा जी, हैं। ये गलत बाकी बात लोग है। विंडो में आप ही बने रह जाएंगे ना नियंत्रण सर। नहीं अब रख चीटिंग पा कौन रही कर रहा है कौन हैं। नहीं ये कर गलत रहा है बात वो हमारा मुद्दा ही नहीं है ना। आज के मुद्दे पर रहते हैं, समय चला जाएगा वरना वैसे भी बहुत कम टाइम है इस डिबेट में। जल्दी से गौरव भाटिया जी, बाकी लोग इंतजार करें। अब मैं दो बातें कहूंगा कम समय में, मैं 2 बातें कहूंगा कम समय में। चित्रा जी, मुसलमानों से नफरत है
इन्होंने कह दिया। आप ये बताइए, औरंगजेब रोड नाम रखा था कांग्रेस सरकार ने। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मुसलमान थे लेकिन उससे पहले भारतीय थे।
ये नाम किसने रखा? नरेंद्र मोदी जी ने रखा। आपको मालूम है जितनी केंद्र की योजनाएं हैं, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, जनसंख्या के अनुपात में 3 गुना कौन लाभार्थी है? मुसलमान है 33% से लेकर 37% तक। अब बड़ी बात कहता हूं, आपने 2 बार ये बात बोली इस कार्यक्रम में, 1000 साल पुरानी बात को क्यों उखाड़ा जा रहा है? अब मैं एक बात पूछना चाहता हूं, आप बताइए, गुरु तेग बहादुर जी, उनका सर कलम कर दिया गया, हमारे छत्रपति संभाजी महाराज का सर कलम कर दिया गया। अगर जिसने कलम किया है उसको आदर्श बनाएंगे, हीरो बनाएंगे, 1000 साल क्या 10,000 साल पुरानी बात भी होगी तो उसका विरोध किया जाएगा। और एक बात और कहूंगा, गुरु तेग बहादुर जी और गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के लिए आदर्श थे, हमारे लिए भी आदर्श है। लेकिन अगर किसी ने जो इनके मोहम्मद साहब हैं उनका कत्ल किया होता और दूसरा समुदाय कहता कि हम इनको हीरो मानते हैं, आप बताइए, अभी नागपुर में कहा चादर में आयत लिखी है तो वहां दंगा भड़का दिया इन्होंने। और अगर किसी के गुरु का सर कलम कर दिया और जिसने किया है उसको आदर्श बताएंगे, ये कितना उचित है? सहिष्णु सबको होना चाहिए, एक दूसरों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, और जो गलत करेगा तो आक्रांताओं के लिए जगह नहीं है। हम लोग बिल्कुल दीवार बन के सामने खड़े हो जाएंगे और विरोध करते रहेंगे। ठीक है, जल्दी से मनोज काका जी, क्लोजिंग कमेंट आपका। देखिए चित्रा जी, एक तो यह है कि आपके संवाद में मोहम्मद साहब पर अभद्र टिप्पणी करी गई है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने करा है, तो उसको पहले तो हटा दिया जाए, उसको माफी मांगनी चाहिए। नहीं राकेश सिन्हा, एक सेकंड सर, मुझे लगता है कि इसको गलत तरीके से, मनोज काका जी, मुझे लगता है कि कई बार गलत तरीके से मैं स्पष्ट कर दूं। मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ। मनोज काका जी सुनिए ना, 1 मिनट, सबका ऑडियो डाउन कीजिए, ऑडियो डाउन कीजिए सबका प्लीज, ऑडियो डाउन कीजिए, सभी का ऑडियो डाउन कीजिए। मैं जल्दी से बता दूं, यहाँ पर मेरे रहते हुए जब तक मैं इस कुर्सी पर बैठी हूँ, किसी भी धर्म के जो भी धर्मगुरु हैं या जो भी नायक हैं उनके खिलाफ टिप्पणी नहीं हो सकती है। उनकी ओर से उदाहरण के तौर पर अपनी बातें कही गई, उसको गलत तरीके से अगर हम लोगों के बीच लेकर जाएंगे मनोज काका जी, तो मुझे लगता है कि फिर वो बहुत ज्यादा रायता फैलने लगेगा। मैं यहाँ पर बैठी हूँ, मैंने गौर से सुना, और अगर उन्होंने गलत टिप्पणी की होती मैं तुरंत उनको फ्रेम से हटा दी थी। मनोज जी जल्दी से एक लाइन में अपनी बातें खत्म कीजिए आप, मैं सुन रही थी उनको गौर से। देखिए राकेश सिन्हा साहब कम से कम वैचारिक व्यक्ति हैं, उनमें कम से कम वैचार की ही है, बड़ा बुद्धिमता से अपने लोगों का बचाव करते हैं। मैं इनसे जानना चाहूंगा साहब कि जिस दरमियान आप ये नहीं बताए, संभाजी महाराज का बहुत सम्मान है, हमारे सब लोग करते हैं, वो हमारे लिए नायक है, लेकिन मैंने एक दिन बहुत साधारण सवाल पूछा था कि 1674 में जब शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक होना था तो किस तरह से किन ब्राह्मणों ने उनका राज्याभिषेक करने से रोक लगा दिया, किन ब्राह्मणों ने उनका राज्याभिषेक करने से रोक लगा दिया। और एक समय में तो अकबर के मान सिंह काबुल के गवर्नर थे, ये भी इतिहास आपको पता होगा। अब मान सिंह के क्या परिवार के लोगों को इस देश, ठीक है, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। कुल मिलाकर अगर बात निकली है तो बहुत दूर तक जाएगी, पक्ष विपक्ष के तमाम आरोप आपने सुन लिए, लेकिन आपको बताते चले, औरंगजेब हो या फिर सैयद सालार मसूद गाजी, विवाद इनको लेकर सोच के कारण है। समाज का एक बड़ा तबका औरंगजेब को खलनायक के रूप में देखता है। इसकी वजह यह है कि औरंगजेब के 49 साल के शासन को दूसरे धर्म के लोगों पर अत्याचार के तौर पर रूप में जाना जाता है। औरंगजेब के आदेश पर सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा गया, जिनमें काशी विश्वनाथ मंदिर, मथुरा मंदिर, त्र्यंबकेश्वर मंदिर शामिल है। उसके आदेश पर गुरु तेग बहादुर का सर कलम किया गया, छत्रपति संभाजी महाराज को यातना देकर मारा गया, और भी न जाने कितने अत्याचार हुए। हिंदुओं पर उससे ज्यादा अत्याचार शायद ही किसी और शासक ने किया हो। यही कारण है कि जब औरंगजेब को लेकर बात होती है तो बहुसंख्यक समाज, जब महिमा मंडन किया जाता है औरंगजेब का, बहुसंख्यक समाज अपनी नाराजगी व्यक्त करता है। ऐसी ही स्थिति महमूद गजनवी को लेकर भी है। महमूद गजनवी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया, सोमनाथ मंदिर को लूटा। कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि सोमनाथ मंदिर पर हमले में उसका भांजा सैयद मसूद सालार गाजी भी शामिल था। साथ ही उसने यूपी में भी कई मंदिरों को ध्वस्त किया। इसी वजह से हिंदू समुदाय के एक बड़े तबके की धारणा गाजी को लेकर ठीक नहीं है। लेकिन कुछ लोग इसके उलट इतिहास भी बताते हैं। उनका कहना है सैयद सालार गाजी आक्रांता नहीं बल्कि महान सूफी संत थे। दिक्कत बस इसी बात को लेकर है, एक समुदाय का खलनायक दूसरे का नायक है। लड़ाई इसी बात को लेकर है। जब तक हम खलनायकों और नायकों को लेकर उसके असली इतिहास के आधार पर एक जैसी राय इस देश के भीतर नहीं रखेंगे, तब तक यह विवाद यूं ही चलता रहेगा। अगर कोई अत्याचारी है तो उसे अत्याचारी ही कहा जाएगा, हीरो नहीं माना जा सकता।
लेकिन यह भी सच है कि सैकड़ों साल पुराने इतिहास के आधार पर अब गड़े मुर्दे उखाड़ना कतई ठीक नहीं। इन बातों पर सहमति बनेगी तभी जाकर ये विवाद खत्म होंगे। लेकिन क्या ऐसा समय आएगा, यह सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।